खम्मागढ़ी हुकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजपूतों द्वारा मध्यकाल व आधुनिक काल में जीते गए सभी युद्ध। ये आज इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ वामपंथी अधजल गगरियों और राजपूती विरोधी जातियों द्वारा यह भ्रम फैला रखा है कि राजपूत कोई युद्ध जीते ही नहीं और वो केवल एक हारे हुए योद्धा थे। तो इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए शुरू से चलते हैं, जहाँ से 7वीं सदी से राजपूत काल का आरंभ होता है। तो राजपूतों द्वारा जीता गया सबसे पहला और बड़ा युद्ध 734 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध था। जब अरब के खलीफा ने अपनी सेना भारत विजय के लिए भेजी, सिंध के रास्ते उसने राजस्थान में प्रवेश किया एवं सिंध के राजा को मार दिया एवं अरबों ने मंदिर तोड़ना शुरू कर दिए। जिसके जवाब में बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रत्यार के साथ मोर्चा बनाकर अरबों को सिंध क्षेत्र में बुरी तरह काट डाला और उन्हें पराजित कर ईरान तक खदेड़ कर आए। उनके कमांडर जुनैद और अल हकमाक को मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध के प्रमाण एकलिंग, महामात्य महाकाव्य तथा ग्वालियर की 9वीं सदी के प्रत्यार राजाओं के शिलालेखों में मिलता है, जिन्हें आप इस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बप्पा रावल वो महान योद्धा थे जिन्होंने अरबों के बड़े आक्रमणों को विफल किया और आने वाली शताब्दियों तक अरबों के मन में दहशत फैलाकर रखी और ईरान तथा अफगानिस्तान तक अपनी चौकियां बनाकर आए और वहां अपने सामंत राजाओं को बैठा कर आए। राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 738 ईस्वी का नवसारी गुजरात का युद्ध था। यह युद्ध 738 ईस्वी में नवसारी जिले में गुजरात में हुआ, जिसमें ईरानी खलीफा उमायद ने दक्षिण भारत में इस्लाम की फतह फहराने के लिए अपनी विशाल फौज भेजी, जिसका सामना हुआ चालुक्य राजपूत राजा अभिनजन श्रेय से। 738-739 ईस्वी तक चले इस युद्ध में अरबों को भारी नुकसान हुआ, उनके कई कमांडर मारे गए और इस युद्ध में जीत राजपूतों की हुई। इसके प्रमाण नवसारी जिले में मिले 739 ईस्वी के राजा विक्रमादित्य चालुक्य द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें चालुक्यों की विजय का उल्लेख है और इसमें राजा अभिनजन श्रेय की विजय का भी उल्लेख है। इसके बाद 73 वर्षों तक किसी भी खलीफा ने भारत की तरफ आक्रमण नहीं किया। तो राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध सन 813 ईस्वी का है, जब ईरान के नए खलीफा अल रशीद ने अपने बेटे अल मामून के नेतृत्व में बड़ी मुस्लिम फौज सिंध सपाट लक्ष्य जीतने के लिए भेजी, जिसका सीधा सामना हुआ मेवाड़ के रावल खुमार की सेना से। रावल खुमार ने इससे पहले 23 झड़पों में अरबों को सिंधु नदी के पार तक खदेड़ दिया था। फिर 813 ईस्वी के निर्णायक युद्ध में खुमार ने आखिरी वार करके अल मामून और उसकी सेना को बलूचिस्तान के पार तक ईरान तक कुत्तों की तरह खदेड़ा। इसके प्रमाण दलपति विजय द्वारा रचित 9वीं शताब्दी के ग्रंथ खुमार नरासों में मिलता है। रावल खुमार बप्पा रावल के ही वंशज थे, जिन्होंने 828 ईस्वी तक सपाट लक्ष्य की केंद्रीय शक्ति मेवाड़ में शासन किया। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 840-42 ईस्वी में पश्चिम भारत में अरबों के खिलाफ युद्ध, जब अरबी खलीफा मोहसिम वासिम कमांडर मुतवक्कल मुंतशिर के द्वारा पहली की तरह फिर भारत पर हमला किया गया, जिसका सामना हुआ प्रत्यार साम्राज्य के शासक मिहिर भोज की 9 लाख की सेना से, जिसमें तुर्क आक्रांता भी अरबों के साथ आए थे। जवाब में प्रत्यारों की सेना ने अरब फौज के पांव उखाड़ दिए तथा राजपूतों की इतनी विशाल सेना ने उनके दोनों कमांडर मार दिए और अरबों को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद दोबारा अरबों ने कभी बड़ा हमला नहीं किया। इसके प्रमाण इतिहासकार सतीश चंद्र, के.डी. वाजपेयी, डेविसन तथा त्रिपाठी ने अपनी पुस्तकों में किया है। इस युद्ध के बाद अरब और तुर्क आक्रांताओं ने 158 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। तो राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध है 1019 ईस्वी में गजनवी के विरुद्ध युद्ध। यह युद्ध महमूद गजनवी और विद्याधर चंदेल के मध्य हुआ। हालांकि गजनवी इससे 18 वर्ष पहले भारत पर आक्रमण कर चुका था। गजनवी ने चंदेल साम्राज्य पर पहला हमला 1019 और 1020 ईस्वी के आसपास में किया। मुस्लिम स्रोतों के अनुसार यह युद्ध चंबल नदी के किनारे पर हुआ, जिसमें 2 लाख के आसपास सैनिक मारे गए और युद्ध एक रात्रि में जाकर समाप्त हुआ और मुस्लिम और राजपूत सेना दोनों युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गई। लेकिन 1022 ईस्वी में गजनवी ने और सेना बुलाकर विद्याधर के कालिंजर दुर्ग पर हमला किया और इस बार एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल राजपूतों ने करारी शिकस्त दी। पराजित होने के बाद गजनवी ने जिंदा बचने के लिए विद्याधर से संधि की और कई घोड़े, सामग्री और महिलाओं को भेंट किया। इसके बाद गजनवी दोबारा हमला करने नहीं आया। इस युद्ध के प्रमाण ग्वालियर के कछवार राजा विक्रम सिंह के 1088 ईस्वी के दुबकुंड शिलालेख में मिलते हैं और गजनवी के दरबारी कवि उतबी ने भी अपने इतिहास की किताबों में इसका वर्णन किया है।
डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर रे ने भी इस युद्ध का वर्णन किया है। अगले 156 वर्षों तक कोई भी अफगान भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। तो राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1178 ईस्वी का कसारदा का युद्ध। यह युद्ध गुजरात के अहिलवाड़ा में हुआ था, जिसे आज पाटन कहते हैं। जब अफगान के गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर हमला किया, जिसका सामना हुआ सोलंकी राजपूत मूलराज द्वितीय से, जो उस समय अपनी मां नायकी देवी के संरक्षण में थे। जब गौरी ने आबू पर्वत के ऊपर से हमला किया तो जवाब में नायकी देवी ने 50,000 की सेना लेकर गौरी को आबू की पहाड़ियों में घेर लिया और गौरी 2 लाख की सेना लेकर उनसे भिड़ने की तैयारी में था और राजपूतों को कमजोर समझ रहा था। लेकिन सोलंकी सेना ने गोरिल्ला पद्धति का प्रयोग करके ऐसा कहर मचाया कि गौरी की आधी सेना ढेर हो गई पहाड़ों के नीचे ही और आधी भागने के लिए मजबूर हो गई। गौरी को जिंदा पकड़ लिया गया। इस युद्ध में सोलंकी सेना ने गौरी को नपुंसक बना दिया था, लेकिन बाद में गौरी को दया मांगने पर छोड़ दिया। इस युद्ध के प्रमाण गुजरात के किराडू के 26 अक्टूबर 1178 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1191 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी का सामना हुआ दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से। इस युद्ध से पहले 8 झड़पों में चौहानों के सामंतों ने गौरी को बुरी तरह पराजित कर सिंधु पार तक खदेड़ दिया था। 1191 ईस्वी में गौरी ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार राजपूतों की विशाल सेना ने उसे पराजित कर दिया और गौरी बुरी तरीके से घायल हो गया और वह भाग खड़ा हुआ। राजपूतों ने उसका पीछा न करके सबसे बड़ी गलती की, जिसके कारण 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली। जीतने के बाद भी गौरी ने भारत में वर्चस्व नहीं बना पाया, केवल दिल्ली यमुना गंगा क्षेत्र पर ही अधिकार कर पाया। लेकिन राजपूत आने वाली कई शताब्दियों तक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य करते रहे, जो बिल्कुल दिल्ली के करीब होते थे। इस युद्ध के प्रमाण पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवर्ताय द्वारा लिखी हुई पृथ्वीराज रासो और जयानक के पृथ्वीराज विजया में मिलते हैं। इसके बाद राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध 1227 ईस्वी का भूतल घाटी का युद्ध, जिसमें दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का सामना हुआ मेवाड़ के रावल जैत्र सिंह से। इस युद्ध के प्रारंभ में ही इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण कर कई शहरों को उजाड़ दिया था, जिस कारण रावल जैत्र ने भूताला घाटी में उसे करारी शिकस्त दी और भारी हर्जाना देने पर उसे छोड़ा गया। दिल्ली का मेवाड़ विजय अभियान असफल हुआ। रावल जैत्र सिंह ने आने वाले 1261 ईस्वी तक राज किया, फिर उसके बाद उसके बेटे तेज सिंह ने मेवाड़ में राज किया। इस युद्ध के प्रमाण समकालीन पुस्तक हमीर हद मर्दन, जिसे जयसिंह सूरी द्वारा लिखा गया था और 1273 ईस्वी के मेवाड़ के चिरवा शिलालेख में मिलती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इस युद्ध का उल्लेख किया है अपनी किताब राजस्थान के इतिहास में। राजपूतों द्वारा जीता गया अगला युद्ध है 1236 ईस्वी का रणथंभौर का युद्ध। इस युद्ध से पहले दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1236 ईस्वी में बाघभट्ट चौहान ने हमला कर इल्तुतमिश की सेना को खदेड़ दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद रजिया सुल्तान का शासन आते ही कुतुबुद्दीन हसन गौरी के नेतृत्व में एक विशाल फौज 1236 ईस्वी के अंत में रणथंभौर के लिए भेजी गई, जहां एक प्रचंड युद्ध हुआ और आखिर में जीत राजपूतों की हुई। समकालीन इतिहासकार मिनहाज लिखता है कि राजपूतों ने तुर्कों के कमांडर मलिक बहाउद्दीन को मार डाला। इसके बाद अगले 10 वर्षों तक दिल्ली के सुल्तान ने रणथंभौर पर कोई आक्रमण नहीं किया। बाघभट्ट चौहान रावल जैत्र सिंह के समकालीन ही एक बहुत ही पराक्रमी राजा था। तो इस युद्ध के प्रमाण नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य तथा समकालीन मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज के विवरणों में मिलता है। इसके 10 वर्ष बाद दिल्ली के नए सुल्तान बने नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1246-47 ईस्वी में रणथंभौर और मेवाड़ को जीतने के लिए विशाल सेनाएं भेजी, जिसे रावल जैत्र सिंह और उनके पुत्र तेज सिंह द्वारा मेवाड़ में खदेड़ दिया गया और रणथंभौर में 1247 ईस्वी तथा 1253 ईस्वी में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान को बाघभट्ट चौहान ने फिर पराजित किया और जीवन भर स्वतंत्र रहे। हमीर महाकाव्य और हमीर हद मर्दन में इन युद्धों का विस्तार से वर्णन है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन आलोचकों को करारा जवाब मिल सके और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय मां भवानी, जय राजपूताना।